डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए जिन्होंने हिंदी मुख्य विषय अथवा गौण विषय के रूप में लिया है, प्रथम प्रश्न पत्र कहानी और उपन्यास लेकर के आए हैं। इसके पहला खंड हिंदी गद्य से हम दूसरी इकाई हिंदी गद्य की विविध विधाएं आज पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में भी हमने हिंदी गद्य की विविध विधाओं की चर्चा की थी। देखा था कि विधा का अर्थ क्या है। विधा का एक अर्थ है प्रकार या किस्म। तो गद्य की विधाएं जब हम कहते हैं तो मतलब गद्य की कौन सी किस्में हैं या प्रकार है या कितनी तरह से गद्य लिखा जाता है हिंदी में, ये हम बात करेंगे। और उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी कि कौन कौन सी प्रमुख गद्य विधाएं हैं, तो जिनको आप जानते भी हैं: नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, फिर रिपोर्टाज, साक्षात्कार, पत्र, डायरी, हास्य व्यंग्य, गद्य काव्य। ये सारी विधाएं हैं जिसमें कि हिंदी का गद्य लिखा जाता है। इसके अलावा भी कोई विधा हो सकती है। हिंदी गद्य इस प्रकार भी कुछ रचनाएं हो सकती हैं जो इनमें से किसी श्रेणी में न आए और उसके इसलिए शायद एक नया नाम देना पड़े, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो कुछ लिखा जाता है वो इन श्रेणियों में कहीं ना कहीं बैठ ही जाता है, बैठता ही है। तो हमने उस दिन चर्चा जब इसके पहले वाली कक्षा में हमने नाटक और एकांकी के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम उपन्यास के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे और उपन्यास के विषय में पढ़ेंगे। उपन्यास तो बहुत ही लोकप्रिय विधा है, केवल हिंदी में ही नहीं, जितनी भी माने सभी भाषाएं, मेरे ख्याल में संसार की सभी भाषाओं में, साहित्य में, उनकी भाषाओं के साहित्य में उपन्यास को बहुत महत्व दिया गया या बहुत लोकप्रिय हुआ। आधुनिक गद्य का जब विकास हुआ, आधुनिक साहित्य जो कुछ भी लिखा गया है उसमें जो सबसे प्रमुख विधा आती है वो उपन्यास की आती है। प्राचीन काल में हमने उस दिन चर्चा की थी, जो प्राचीन जब साहित्य का आरंभ हुआ तो सबसे पहले तो काव्य ही लिखा गया था। जितने भी प्राचीन का मिलेंगे वो काव्य रूप में मिलेंगे आपको, प्राचीन साहित्य। फिर उसके बाद जब गद्य का आविर्भाव हुआ तब कहना चाहिए तब नाटक अस्तित्व में आया, और नाटक भी बहुत प्राचीन विधा है और नाटक का बहुत महत्व हुआ। तो गद्य के हिसाब से नाटक जो है प्राचीन समय में सर्व प्रमुख विधा थी। संस्कृत में तो संस्कृत साहित्य शास्त्र का ही आरंभ, मतलब साहित्य के संबंध में जब लोगों ने समझना शुरू किया संस्कृत परंपरा में, तब सबसे पहले जो आया वो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही था। माने नाट्य पर ही आधारित करके उन्होंने साहित्य को समझने की कोशिश की। तो उस समय नाट्य प्रमुख विधा थी। लेकिन आज आधुनिक युग में गद्य की अगर हम बात करें, कविता अपनी जगह बनी हुई है, लेकिन गद्य की बात करें तो जो सबसे लोकप्रिय विधा है उपन्यास है। आज भी जब डिजिटल मीडिया आ गया है और हम देखने के टीवी और तमाम प्राइवेट चैनल्स और ये नेटफ्लिक्स अब तो, और हम वेब सीरीज़ और इस तरह का देख करके अपने मनोरंजन की तुष्टि करते हैं और जानते हैं। उसके इस दौर में भी जो अगर किताबें पढ़ी जाती हैं, साहित्य पढ़ा जाता है, तो वो उसमें उपन्यास जो है वो बहुत प्रमुख है। तो इसलिए उपन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा थी जो कि आई। हिंदी गद्य की भी बात करें तो हमने गद्य का इतिहास जब बात की थी तब बताया था कि हिंदी गद्य जो आधुनिक गद्य है उसका विकास आधुनिक युग में ही हुआ। 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ, भारतेंदु युग से। भारतेंदु के एक तरह से भारतेंदु के पहले से गद्य लिखा जा रहा था, लेकिन जो उसमें विशेषता आई हिंदी गद्य में, स्थिर हुआ उसका रूप और एक सुघड़ साहित्यिक स्वरूप बना, वो भारतेंदु के समय से बना। और तब उपन्यास भी आया।
तो उपन्यास इसके पहले संस्कृत परंपरा में जो कथा की परंपरा, उसमें उपन्यास जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कादंबरी एक तरह का उपन्यास है बाणभट्ट का, लेकिन वो बाणभट्ट ने जैसे वो संस्कृत परंपरा की जो कथा कही जाती है, कथा एक विशिष्ट प्रकार है संस्कृत साहित्य में गद्य का, तो वो है। उसमें उपन्यास, आधुनिक उपन्यास के गुण अगर हम ढूंढने जाएंगे तो वो नहीं मिलेंगे। तो उपन्यास कहना चाहिए कि वो नया ही विकास है। और निश्चित रूप से 19वीं शताब्दी में जब उपन्यास आया तो उसका आधार, हिंदी में जो उपन्यास आया वो तो कहना चाहिए कि बंगला के माध्यम से आया। बंगला में पहले उपन्यास लिखे गए और उन उपन्यासों के अनुवाद से हिंदी में उपन्यास की शुरुआत हुई, उपन्यास लेखन की शुरुआत हुई। और बंगला में कहाँ से आया, तो बंगला में मुख्य रूप से अंग्रेज़ी से, अंग्रेज़ी के नॉवेल को यहाँ पर जाना लेखकों ने, विद्वानों ने, और फिर उसी तरह से की रचना करने की इच्छा की, इसलिए बंगला में आया। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी में भी जो उपन्यास आया है तो वो पश्चिम या अंग्रेज़ी से ही आया है। और ये उपन्यास आने की आप एक बात समझिएगा कि मनोरंजन के साधन के रूप में उपन्यास आया उस समय, और ये वो समय था जबकि फिल्में यद्यपि आ गई थी, फिल्म का आविष्कार हो चुका था, लेकिन वो उतनी लोकप्रिय नहीं थी या उतना सर्वजन सुलभ नहीं थी। जिस तरह के सिनेमा हॉल, अब तो मल्टीप्लेक्सेस का ज़माना है, या उसके पहले का अगर आपको मालूम होगा, आपके संभवतः आपके माता पिता के समय में बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे। तो ये और आप उसके पहले का समय समझिए कि उस समय हॉल भी नहीं हुआ करते थे। अभी तो सारे शहरों में, सभी जगह, गाँव में भी यहाँ तक कि हॉल आपको मिल जाएंगे, फिल्म हॉल, लेकिन पहले नहीं हुआ करते थे। तो इस तरह से फिल्में सर्वजन सुलभ नहीं थी। जब 19वीं शताब्दी के आरंभ में 1920 से यहाँ आ गया है, 1930-36 से तो पूरी तरह से शुरू हो गया फिल्म। खैर, भारतेंदु उसके भी पहले थे, 19वीं शताब्दी में थे। फिल्म 20वीं शताब्दी का विकास है। तो 19वीं शताब्दी में जब शुरू हुआ तब यही एकमात्र साधन था मनोरंजन का, क्योंकि बाकी जो परंपरागत मनोरंजन के साधन थे वो अंग्रेज़ों के आने से, जीवन शैली बदलने से वो ख़त्म हो रहे थे। तो ऐसी जो परिस्थिति बनी कि ये जिस समय मनोरंजन इस समय कैसे किया जाए, कैसे लोगों को क्या चीज़ हम दे सकते, तो ये साहित्य में उपन्यास विधा का विकास हुआ पश्चिम के प्रभाव से और बंगला के उपन्यासों का अनुवाद करते हुए। और फिर ये जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। और इसके ये उपन्यास किस तरह की रचना थी उसको हम प्रेमचंद के शब्दों में सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास उस रचना को हम कहेंगे कि जहाँ पर कि मानव बहुत विविधता है, मानव स्वभाव में विविधता है, और जीवन को समझना है, मानव को समझना है, ये एक आकांक्षा बनती है। तो उसको उपन्यास यही करता है कि वो मानव चरित्र पर प्रकाश डालता है, उसको समझने की कोशिश करता है। देखिए, हमारे आसपास जो लोग होते हैं वास्तविक रूप से उनको हम एक नज़रिए से देखते हैं, उनके कुछ कार्यों से, उनके स्वभाव से हमारे मन में एक छाप पड़ती है। बहुत सारे, कभी कोई कुछ बोल के चला जाता है तो हम उसके पीछे का नहीं सोचते हैं कि उसने क्यों ऐसा बोला होगा, वो हम समझ लेते हैं, अरे इसने तो मुझे ख़राब बोला, अरे ये तो हमेशा प्रशंसा ही करता है, चाटुकारिता करता है। तो इस तरह का बनता है। हम लोगों को जो हमारे सामने हैं उनको तटस्थ रूप से, सही तरीके से, उनके संपूर्ण स्वरूप में समझ पाना एक मुश्किल काम होता है। उपन्यास ने क्या किया, जो यहाँ पे कह रहे हैं मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, कि उपन्यास ने अपने उपन्यास में एक कोई पात्र, मुख्य पात्र होता है, वो पात्र क्या सोच रहा है, उस पात्र के विषय में दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, और वो पात्र कोई काम कर रहा है तो उसका भी विवरण सामान्यतः उपन्यास में होता था कि वो ऐसा क्यों
करने गया। प्रेमचंद के उपन्यास में विशेष रूप से उन्होंने इस बात का को बहुत अच्छी तरह से बताया है। गोदान में तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने हर एक पात्र के, हर एक चरित्र के प्रत्येक कार्यकलाप के पीछे के लॉजिक को, पीछे के की रीजनिंग को, उसके कारण कार्य संबंध को बहुत अच्छे से विस्तार करके बताया है। और कोई इसमें कोई उपदेशात्मक नहीं लिखता, एक सहज प्रवाह में लिखते हैं। और अगर गोदान उपन्यास आपने पढ़ा हो तो उसमें एक करैक्टर है सिलिया का। सिलिया अछूत जाति की है और वो उसका एक ब्राह्मण लड़के से प्रेम होता है, माता दीन से। और वो लेकिन निश्चित रूप से ये समाज को स्वीकार्य नहीं है, माता दीन को भी, के घर वालों को भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन फिर उसकी सहेली है एक होरी, जो उसका गोदान का प्रमुख पात्र है। तो होरी की बेटी उसकी बहुत अच्छी सहेली है और उसका विवाह हो गया होता है। फिर ये प्रेम, सिलिया हमेशा परेशान रहती है, लेकिन और वो अपनी सारी बातें उस अपनी सहेली को बताया करती है। फिर एक दिन कुछ इस प्रकार का होता है कि माता दीन उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो चाहती है कि तुरंत वो इस बात को अपनी सहेली को बताए। अब आप ध्यान रखिएगा कि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो बताने का मतलब था मिलकर बताना। और वो उसका जो ससुराल था वो उनके गांव से थोड़ा दूर था, बीच में एक नदी आती थी। सिलिया रात में इतना प्रफुल्लित हो गई, इतना खुश हो गई कि मैं हमेशा मतलब परेशानी बताया करती थी अपनी सहेली को, इतनी बड़ी बात है मैं उसको तुरंत कैसे न बताऊं। तो वो रात में ही, रात हो गई थी, शाम हो गई थी, फिर भी वो चल पड़ी। उसने पार किया, नदी को पार किया और नदी पार करके वो सहेली के घर पहुंची। ऑब्वियसली उस समय तक अंधेरा हो चुका था और थोड़ी जब आवाज़ बाहर की तरफ सुनाई पड़ी तो सबसे पहले घर के पुरुष देखने जाते, भाई अंधेरे में वहाँ पे कौन है। तो उसका पति वहाँ पर गया और वो उसने पकड़ लिया उसको लगा कि कौन है, तो पकड़ लिया। और इसी समय वो पत्नी रूपा भी बाहर आई, तो वो उसकी सहेली, और उसने जब उसको पकड़े हुए देखा तो उसको ये लगा कि उसके पति और सिलिया के बीच में कुछ चल रहा है। तो ये अब प्रेमचंद ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि रूपा ने क्यों ऐसा समझा और सिलिया क्यों आई थी। उसको रूपा बार बार यही बात करी थी कि तुमको अभी रात में आने की क्या ज़रूरत थी, रात में आने, और रात में वो क्यों आई थी। वो जैसा मैंने बताया कि वो इतनी प्रफुल्लित हो गई थी कि उसको बताना था अपनी सहेली, जिससे इतना वो सारी परेशानियां बताती थी, उसको कैसे ना बताए। तो ये असामान्य अगर ये घटना हमारे सामने घटी हो तो निश्चित रूप से हम रूपा जैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन या एक को या दूसरे को सही समझ सकते हैं। लेकिन जब हम उपन्यास में देखते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और वही हमको भी ये देता है कि हम अपने वास्तविक जीवन में भी जब व्यवहार करें तो वो उदाहरण सामने हमारे आते हैं और हम अधिक अच्छी तरह से अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हम दूसरों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना यही उपन्यास का मुख्य काम है और उसके रहस्य को खोलना। ये जैसे मैंने बताया कि ये रहस्य को खोलना हुआ कि क्यों उसने ये काम किया। ये प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा दी है और ये मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छे तरीके से उपन्यास को बताती है। तो ये उपन्यास विधा है। निश्चित रूप से जब हाँ उपन्यास के जो, लेकिन अगर हम आज उपन्यास पढ़ते हैं तो हमको एक तो आनंद लेने के लिए पढ़ना चाहिए। पहली बार जब भी उपन्यास पढ़ें, चाहे वो आपके पाठ्यक्रम का उपन्यास हो या वैसे भी आप पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको कोई उसमें कुछ भी वैचारिकता लिए बगैर उपन्यास में जो कुछ कहा गया है, उपन्यास की जो कहानी है, उसकी जो भावधारा है, उसमें बह जाना चाहिए। उपन्यास को बिल्कुल आनंद, केवल और केवल आनंद लेने के लिए पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर जब हम पढ़ चुकते हैं तब उसके विश्लेषण की बारी आती है, तब हम ये जानना चाहते हैं कि ये उपन्यास
आखिर किस तरह का है, ये उपन्यास क्या सचमुच बहुत अच्छा उपन्यास है या नहीं है, या आपको ये पाठ्यक्रम के लिए भी ये विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है, और पाठ्यक्रम के से हम अलग हो जाएं, अपने जीवन में भी कभी हम उपन्यास पढ़ें, किसी उपन्यास को आपके मित्र, आपके माता पिता या आपके भाई बहन कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये उपन्यास बहुत अच्छा है, पढ़ो। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको उतना अच्छा नहीं लगता, तो आपको विश्लेषण करना चाहिए कि आखिरकार ये उपन्यास उनको अच्छा लगा, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या चीज़ें हैं कि जहाँ पर वहाँ पर विश्लेषण की ज़रूरत पड़ती है। तो हम किन किन मुद्दों पर विश्लेषण करें, क्या चीज़ें देखें, तो उसके लिए हम तत्व की बात करते हैं कि उपन्यास के तत्व क्या हैं। तो प्रमुख रूप से 6 तत्व उपन्यास के कहे गए हैं। पहली चीज़ तो कथा वस्तु है ना, जो कहानी कही जाती है, एक कोई ना कोई कहानी होगी उपन्यास में, कुछ ना कुछ कहा जाएगा, तो वो जो कहा जा रहा है वो क्या बहुत महत्व की बात है, उसमें क्या कहने की कोशिश की गई है। कथा वस्तु बने उपन्यास छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और उसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें, बहुत सारे चरित्र हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी कथा, जो मूल कथा हो, वो बहुत एक छोटी सी बात हो। उस छोटी सी बात को दिखाने के लिए मुझे इस समय याद आ रहा है उपन्यासकारों के उपन्यासकार कहे जाने वाले फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, रूस के हैं, वो मैंने बहुत बड़े उपन्यासकार कहे जाते हैं। वो, जैसा मैंने कहा, उपन्यासकारों के भी उपन्यासकार हैं वो। उन्होंने एक लिखा है अपराध और दंड, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। आप जरा भी अगर रुचि रखते हो तो इस उपन्यास को, उपन्यास कला को जानने के लिए, उपन्यास क्या चीज़ होती है उसको जानने के लिए इसको पढ़ना चाहिए। अपराध और दंड। अपराध और दंड में मूल जो कथा है, जो कथा वस्तु है, वो इतनी ही है कि उसका जो प्रमुख पात्र है रस्कोलनिकोव, वो एक गरीब लड़का है, उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, और वो मजबूरी में आकर के अपने वस्तुतः अपने कमरे का किराया देने के लिए ही अपने जो मकान मालकिन है उसके यहाँ चोरी करने जाता है, और गलती से कुछ इस प्रकार की उसमें घटना बनती है कि उससे हत्या हो जाती है। उस मकान मालकिन बुढ़िया होती है और उसको वो धक्का देता है भागने के लिए, और वो ऐसे गिरती है कि उसकी हत्या हो जाती है। अब वो लड़का न तो चोर था, न हत्यारा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये उस तरह की परिस्थिति थी, उस तरह का हुआ, वो करके भागा, और फिर ये लेकिन उसके मन में ये गिल्ट, कोई उसको पकड़ नहीं पाया, किसी ने नहीं देखा कि ये हुआ। जब हत्या की बात खुली कि हत्या हो गई है उसकी, पुलिस आई, सब आया, सब लोग ने विश्लेषण किया, लेकिन किसी को रंच मात्र भी ये शक नहीं हुआ कि रस्कोलनिकोव ये काम कर सकता है। किसी को उसके ऊपर शक नहीं था, कोई ऐसा नहीं करे। लेकिन ये पूरा उपन्यास इस बारे में है कि रस्कोलनिकोव के अंदर कैसे आत्मग्लानि होती जाती है, वो अपने आप को हत्यारा मानता है और अपने आप को सजा। ये अपराध और दंड उसका अपराध और उसी का वो अपने आप को दंड देता है, और इस पूरे में उसका जीवन किस प्रकार का हो जाता है, इसको लेकर के पूरा काफ़ी बड़ा उपन्यास है, मोटा उपन्यास है काफ़ी। तो ये, लेकिन उसकी मूल यही बात है कि ये उससे सिर्फ ये घटना कि वो उससे मकान मालकिन की हत्या हो जाती है, और इसका किस प्रकार से उसको आत्मग्लानि होती है, केवल इतनी ही। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव हृदय को समझने के लिए, मनुष्य के स्वभाव को समझने के लिए, और उसकी विचार सरणी को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उपन्यास विश्व भर में श्रेष्ठ उपन्यास गिना जाता है। तो ये कथा वस्तु, किसी भी उपन्यास को अगर हमको देखना है तो देखना चाहिए कि जो उसकी कथा वस्तु है वो कितने महत्व की है, वो कितने लोगों को प्रभावित कर सकने की क्षमता रखती है, और कितना हमारे सामाजिक जीवन के लिए या हमारे अपने मानव के रूप में हमको कितना ऊंचा उठा सकती है, मानव के रूप में हमको कितने गुणों को दे सकती है। तो ये कथा वस्तु पहला तत्व है, कथा वस्तु उसमें देखने की होती है। दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण।
ये दो चीज़ अलग अलग है, पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र जो है वो कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे पात्र हो सकते हैं इसमें उपन्यास में, और लेकिन लेखक ज़रूरी नहीं है कि सबका चरित्र चित्रण करे, सबके बारे में विस्तार से बताए। और उसको चरित्र चित्रण का मतलब है उसका पूरा उसका त्रिआयामी रूप खड़ा कर देना। वो व्यक्ति वो शब्दों में लिखा गया है लेकिन हमारे सामने सजीव रूप में आ सके, लेखक इस प्रकार वर्णन करता है, वो है चरित्र चित्रण। और पात्र तो वो सिर्फ नाम भी गिना दे तो वो पात्र है ना। जैसे कोई उपन्यास में अगर कहे कि वहाँ भीड़ इकट्ठी थी और उसमें अमुक 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 लोग थे, 3-4 लोगों के नाम गिना दे, तो वो भी पात्र हो जाएंगे उपन्यास के, लेकिन उनका चरित्र चित्रण नहीं होगा, क्योंकि वो खाली एक भीड़ में कुछ लोगों के चेहरे और कुछ लोगों के नाम उसने बताए हैं। तो ज़रूरी नहीं कि उसमें उपन्यासकार उनका चरित्र चित्रण भी करे। तो लेकिन ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि पात्र कितने रखता है लेखक उस उपन्यास में, पात्र कितने हैं, और क्या वो सभी उपन्यास की घटना में सहयोग देते हैं, कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और फिर उसमें चरित्र चित्रण किस प्रकार, उन पात्रों में से कुछ जो प्रमुख पात्र हैं उसमें कैसे उनका चरित्र चित्रण हुआ है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में त्यागपत्र जैनेन्द्र का ले, तो त्यागपत्र उपन्यास में मुख्य जो है वो बुआ मृणाल और उनका भतीजा प्रमोद, इन दोनों की ही कथा है, इन दोनों के ही मनोविज्ञान का उसमें चित्रण है। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इन दोनों के मन स्थितियों का, विभिन्न परिस्थितियों में इनकी मन स्थितियों का, इनके पूरे विकास का, मानसिक विकास का वर्णन इस उपन्यास में है। तो दो ही मुख्य पात्र हैं, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें मृणाल का पति भी आता है, फिर बाद में मृणाल एक दूसरे कोयले वाले के साथ रहती है, वो भी आता है, फिर वो बाद में जाकर के और निकृष्ट लोगों की बस्ती में जाके रहते हैं, वहाँ के कुछ लोग आते हैं, वो सब भी पात्र हैं उपन्यास के। और इसके अलावा और बहुत सारे पात्र आते हैं, लेकिन उन सभी का चरित्र चित्रण उपन्यासकार ने नहीं किया है। उसके पति का, मृणाल के पति का तो थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण कह सकते हैं कि उसकी कुछ बातें बताई हैं जिससे कि उसका एक स्वरूप खड़ा होता है, हालांकि पूरी तरह से नहीं। कोयले वाले के बारे में तो लगभग कुछ नहीं बताया, तो उसका तो अगर चरित्र चित्रण हम समझने जाएं तो हम नहीं उस चरित्र को उतना समझ, वो है बस पात्र है उस उपन्यास का, लेकिन उसका चरित्र चित्रण कोई विशेष नहीं किया है। उसका महत्व जो है बस वो मृणाल के संबंध में उसका महत्व है, मृणाल उसके विषय में क्या सोचती है, उसको किस तरह से बरतती है, वो महत्वपूर्ण है। उपन्यासकार उसको बताना चाहते हैं, कोयले वाला वहाँ पे कोई महत्व का नहीं, इसलिए उसने चरित्र चित्रण नहीं किया है। तो ये देखना होता है उपन्यास में कि पात्र कितने रखे हैं, किस तरह के पात्र हैं, और उनका चरित्र चित्रण उनमें से कितनों का करके उन उपन्यासकार उनको बताना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है और उनके माध्यम से कुछ कहना चाहता है। तो ये पात्र और चरित्र चित्रण जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हुआ उपन्यास का। तीसरा है देशकाल और वातावरण। कोई भी उपन्यास लिखा जाएगा तो वो कभी भी हवा में नहीं हो सकता, वो हमेशा किसी स्थान पर होगा और किसी समय पर होगा। तो यही देश और काल है। देश यानी स्थान, कोई भी स्थान, उस स्थान का चित्रण होगा। वो कितना भी वेग हो सकता है, कितना भी स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे कि इसमें कहा जाए, प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, जितने भी उपन्यास हैं, उनमें उन्होंने गांव रखा है या शहर भी रखा है, तो वो कोई भी गांव, कोई भी शहर हो सकता है। उन्होंने गांव उनका स्पष्ट है, गांव गोदान का पूरा, लगभग पूरा, उसमें थोड़ा शहर आता है, लेकिन मुख्य रूप से गोदान की जो घटनाएं हैं वो गांव में घटती हैं, होरी के गांव में। तो वो गांव पूरी तरह से अपने आप में इस्टेब्लिश होता है, वो गांव, वो जगह। हालांकि आप उस गांव का नाम नहीं दे सकते हैं कि यही गांव है या वही गांव है, आप वास्तविक जीवन में उसको ढूंढ नहीं हो सकता है, ना ढूंढ सकें, लेकिन तो भी वो गांव पूरी तरह से स्थापित होता है। इसी तरह से रंगभूमि, प्रेमचंद का जो उपन्यास है, उसमें भी
शहर का चित्रण है वो काफ़ी कुछ उस वर्णन से, और नाम भी शायद आता है वाराणसी का, बनारस शहर का चित्रण है, लेकिन फिर भी आप उसमें वाराणसी को पूरी तरह से खोज नहीं पाएंगे। उसके उनके स्थानों की पहचान आप को करनी थोड़ी मुश्किल होगी, वो नहीं हो सके। लेकिन एक शहर का पूरा वहाँ पे जो वातावरण निर्मित है, जो पूरा वर्णन किया गया है, वो किसी शहर का है, ये तो निश्चित रूप से इस्टेब्लिश होता है। तो देश काल का मतलब हुआ कि जो एक समय को पकड़ करके चले और एक देश को पकड़ के चले। इसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, रखते हैं उपन्यासकार कि जिस देश का हम ले रहे हैं, जैसे भारत का अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हम भारत में या में दिल्ली के आसपास या ये उत्तर भारत का कोई भी ले रहे हैं, या हम गुजरात को लें कि गुजरात को ही ले रहे हैं, तो हम कभी गुजरात में बर्फ़ गिर रही है ऐसा नहीं बता सकते। तो देश का ये महत्व है कि देश जहाँ पे वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो जलवायु है, उसका हमको ध्यान रखें, उसके पूरे सब चीज़ का ध्यान होता है। इसी तरह से समय अगर हम प्राचीन ले रहे हैं तो प्राचीन काल में जो चीज़ें थी वो हमको ध्यान में रखनी है, और अगर हम आधुनिक ले रहे हैं तो आधुनिक अभी समय में जो कुछ है उसको हमें ध्यान में रखना है। हम ये नहीं कर सकते कि प्राचीन समय का हम वर्णन करें और आधुनिक अभी जो हाल फिलहाल की बनी हुई बिल्डिंगें हैं या स्थान हैं उनका हम वर्णन करने लगें। तो ये बहुत ध्यान में रखना होता है कि उपन्यास अगर है तो उसमें इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से रखा है। और इसके बाद वातावरण भी वही है, मैंने उस पूरा उस समय का, जिस समय का हम बात कर रहे हैं, जिस देश की बात कर रहे हैं, उस समय जो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ थीं, वो सारी परिस्थितियाँ सच्चाई के साथ उसमें दिखाई पड़नी चाहिए। तो ये जो है ये उपन्यास में होना चाहिए। ये कक्षा हमको यहाँ पर समाप्त करनी पड़ेगी। 3 हमने लिया है, अगली कक्षा में हम ये 3 और तत्व लेंगे, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इस कक्षा के लिए हम इनको रखते हैं। आप मैंने इस कक्षा के बाद आप कोई ना कोई उपन्यास उठा करके पढ़िए और उसमें इन तीनों चीज़ों को देखने समझने की कोशिश कीजिए। आप उदाहरण के लिए आप त्यागपत्र पढ़ सकते हैं, और दूसरे भी कोई उपन्यास अगर आपको रुचता हो तो आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एक हिंदी का उपन्यास पढ़िए और उसमें देखिए इन तीनों को किस प्रकार से घटित हुआ है। कुछ पॉइंट्स अगर आप नोट कर सकें तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर आपके मन में प्रश्न आए तो आप इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, baou.ba.hindi@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेजें। आपके मन अगर कुछ शंका आती है, आप न भी भेजें, आपने जो उपन्यास आप पढ़ रहे हैं उस उपन्यास से जो आपने तत्व निकाले, अगर आप वो शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपने ये उपन्यास पढ़ा और उसमें से इन तीनों तत्वों के विषय में ये जानकारी आपको मिली, तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की कक्षा हम यहाँ तक रखते हैं। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तप